नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारत संवाद में। दोस्तों 2024 एक नया साल उभर के आया है और इस नए साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको कंटिन्यूएशन में देखनी होंगी। 2022 2021 एक ऐसा साल था जब आप अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे मेजर चेंजेस आने शुरू हुए हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर रचा जा रहा है। तो इसके साथ कई सवाल उठने वाले हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, ये कब आएगा और इसकी क्या खासियत होने वाली है? क्या ये एक हेजिमनिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा जैसा हमने पिछले वर्ल्ड ऑर्डर को देखा जो कि यूएस के द्वारा कंट्रोल्ड था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन टॉपिक्स पर जब चर्चा होगी तो हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए एक बार हम यहाँ पर लाने वाले हैं देवव्रत शामल को। देवव्रत शामल जी आपको याद होगा, हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, आईआईएम अहमदाबाद से। इन्होंने अपना एमबीए किया है और उसके बाद बड़े बड़े एमएनसीज में मर्जर्स एक्विजिशन ये सारा काम ये देखा करते थे और आज हमें अपना ज्ञान देने वाले हैं। तो आज अगर मैं बताऊं आपको किस पर चर्चा होने वाली है, एक ओवरव्यू दे देता हूं जब तक देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों जिस पर हमारी चर्चा होगी आपको सबसे पहले बता देता हूं मैं, तो ये अगर आप देखें तो सबसे पहले हम करने वाले हैं डॉलर के ऊपर कि डॉलर कैसा होने वाला है। इसके बाद आने वाले दिनों में हमारी चर्चा होगी डी डॉलराइजेशन किस तरीके से हो रही है, किस गति से होने वाली है, क्या ये 2024 में हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसकी क्या सेलिएंट फीचर्स होने वाली है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो था, अब तक की अगर हम करेंसी की बात करें 1970s तक यूएस डॉलर वाज गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड, तो क्या ये वापस आने वाला है? तो देवव्रत ये सारी बातों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। किस प्रकार से यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो वो कैसे दुनिया को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या ये बेटर वर्ल्ड होगा, इसमें भारत क्या करने वाला है, इन सभी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ देवव्रत। वेलकम देवव्रत, आप वापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू किंजल। अगेन आपने बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, जो इंट्रोडक्शन आपने इतना दिया है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था और आज जब मैं आ रहा हूँ तो जो भारत संवाद कम्युनिटी की बात हमने की थी वो काफ़ी ग्रो हो चुकी है। और मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ, जैसे आपने जो सऊदी अरेबिया पे जो आपने बात की थी, फिर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। फिर जो अंडमान पे आपने जो बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कशन भी हमारा उस टाइप का हो कि हम क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत आजकल सुनने में मिलता है, डी डॉलराइजेशन में भी देख रहा था। तो मैंने फिर उस पर थोड़ा डीप डाइव किया कि एक्चुअली what is going to happen and how is it going to happen and what will be the consequences, क्या होंगे उसके। तो मैंने सोचा कि ये ऑडियंस के साथ भी हमें शेयर करना चाहिए। दे विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिटेल्स। सो आज उस डायरेक्शन में हम बात करेंगे और देखते हैं क्या क्या आता है आउटकम। डेफिनेटली देवव्रत, जैसा आपने कहा भारत संवाद कम्युनिटी बड़ी है तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है, अनादि आयुष सभी को जाता है, और आप लोग वापस हमसे जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार से अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आपको ऑडियंस आपके नॉलेज को पसंद करती है, तो आप सभी को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी है और इसी जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत संवाद हमारा चैनल है जहां पर जो आपको कंटेंट मिलता है वो हमेशा से बहुत ही रिफाइंड कंटेंट है। एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देवव्रत सबसे पहले तो देखिए, इंडिया हमेशा से कह रहा है, जयशंकर जी, मोदी जी, सभी ने कहा है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलना होगा। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की क्या आवश्यकता है? पिछले वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कमियां थी जो कि अब जरूरत है कि इसको बदला जाए? क्या आपको लगता है? तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है अभी, इट स्टार्टेड विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद यूएस और रशिया, ये दो सुपर पावर इमर्ज हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। एंड देन कोल्ड वॉर हुआ और वी सॉ अ बाइपोलर वर्ल्ड वेयर देयर वर टू सुपर पावर्स एंड सब countries were aligned to either US or Russia.
But since the fall of USSR, it has been like a unipolar world कि यूएस ही है एक सुपर पावर, और बाकी सब यूएस के जो डिसीजंस होते हैं उसके हिसाब से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट आता है, और उस हिसाब से तो ये जब डिसाइड हुआ था कि ये दोनों कंट्रीज सुपर पावर रहेंगे और ज़्यादा वेटेज इनका रहेगा, तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी के वो 80% ऑफ वर्ल्ड मनी वाज विथ यूएस। एंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उस टाइम पे, वो भी सबसे ज्यादा गोल्ड यूएस के पास था। सो इट वाज नेचुरल दैट यूएस वुड बी अ सुपर पावर। But now what we are seeing is that as China is already almost equal to US in terms of GDP, अगर देखें आप नॉमिनल जीडीपी, और इंडिया भी है, वो भी एक बड़ी इकोनॉमी है, और ये जो सर्कल दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, even though we see it less in terms of output because of the dominance of dollar, but still it's more productive, and 4.32 billion people live here. So it is important कि उनकी भी सुनी जाए कि कोई अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई डिसीजन हो रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दीज पीपल हैव एन एजेंसी। तो उस वजह से इट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ कि वी गेट आउट ऑफ दिस यूनिपोलर वर्ल्ड के जहाँ पे सारे डिसीजंस सिर्फ यूएस को सेंटर में रख के लिए जाएं, कि जो भी अगर हम क्लाइमेट की बात करें या जो भी वर्ल्ड ग्लोबल इशू है उस सब पे हमेशा प्रायोरिटी यूएस और उसके एलाइज को मिलती है कि जो भी डिसीजन हो। तो इस वजह से दिस लाइक हमको पता है कि ये हो रहा है और हमारे लीडर्स ये बातें बोलते भी है, बट नाउ आई थिंक वी आर एट दैट स्टेज वेयर वी कैन एक्चुअली मूव आउट ऑफ दैट। तो वो डी डॉलराइजेशन इज वन इम्पॉर्टेंट टूल टू ब्रिंग दैट चेंज, एंड दैट विल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत बढ़िया कहा आपने। बेसिकली डॉलर आप कहना चाह रहे हैं कि इट वाज अ टूल जिसके द्वारा वेस्ट अपनी हेजेमनी को बनाए रख रहा था, और अब कहीं ना कहीं वो हेजेमनी डायरेक्टली चैलेंज हो रही है, तो उसको बदलने का समय आ गया है। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना आवश्यक है जो कि आज की रियलिटीज को दर्शाए, ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया थी जिसमें यूएस वॉज दी हेजेमन। तो अब जब डॉलर का डाउनफॉल हो रहा है, पीछे सरक रहा है, तो ये कैसा होने वाला है? क्या ये 2024 में हो जाएगा? कई लोग कह रहे हैं नहीं, इस बार चुनाव खत्म। कई लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं 2024 में भारत में चुनाव आएगा, 2025 में यूके वगैरह का चुनाव है, और उसके बाद डॉलर स्लाइड तुरंत हो जाएगा। तो क्या आप इससे कहीं ना कहीं आप भी इसमें यकीन रखते हैं, या आपको लग रहा है कुछ और होने वाला है? तो इस पर हमें जरूर बताएं देवव्रत। इस पे एक्चुअली आई थिंक पहला जो क्वेश्चन आता है कि सब लोग जब इस को डिस्कस करते हैं कि इफ नॉट डॉलर देन व्हाट, तो इसमें कि चाइना इज सेइंग कि भाई हमारी करेंसी ब्रिक्स की भी वो करेंसी की बात करते हैं, और रशिया है वो अपनी करेंसी को प्रमोट करता है। तो कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि बिटकॉइन विल बी द नेक्स्ट न्यू डॉलर। करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बट आई थिंक दैट लाइक आई सेड कि अभी हम क्योंकि वो यूनिपोलर लेंस से सोच रहे हैं, but actually it doesn't need to be one currency, it can be a bunch of currencies which we already are in use, जैसे इंडियन करेंसी, चाइनीज करेंसी। तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो इन करेंसीज के कॉम्बिनेशन में आएगा कि अगर डॉलर में आप नहीं कर रहे हैं ट्रेड या डिनोमिनेट नहीं कर रहे हैं वैल्यू डॉलर में, तो आप लोकल करेंसी में करेंगे या कोई और करेंसी में करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट।
तो ये सारे जो भी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं डॉलर के, वो सब इमर्ज करेंगे। और एक तरह से हम देखें तो डॉलर इज नॉट द फर्स्ट रिजर्व करेंसी। पहले भी हमने देखा है कि पोर्चुगीज एक करेंसी एक एक टाइम पे ग्लोबली ज्यादा यूज होती थी, व्हेन पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म वाज स्ट्रॉन्ग। फिर स्पेनिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर ब्रिटिश, एंड नाउ इट्स द यूएस डॉलर। एंड इफ वी सी ओवर द years, the average age has been around 90 to 100 years, कि जब राइट। तक एक करेंसी का दबदबा रहता है दुनिया में, एंड उसके बाद वो रिप्लेस होती है। तो इस बार एट दिस पॉइंट आई डोंट सी एनी क्लियर कट ऑल्टरनेटिव टू डॉलर के भाई ये करेंसी है जो आगे जाके यूज होगी। बट इट विल डेफिनेटली शिफ्ट फ्रॉम डॉलर द डिपेंडेंस। तो ये इट कैन बी के ये बंच ऑफ कंट्रीज जो है वो साथ मिलके कुछ करेंसी बनाए या ना बनाए, अपनी करेंसी यूज करते रहे। तो इट कैन बी एनीथिंग, बट द मेन आउटकम ऑफ इट वुड बी कि अभी जो यूएस का जो है सैंक्शंस वो लगा देते हैं किसी कंट्री के ऊपर, तो जो पावर है उसका वो कम हो जाएगा, बिल्कुल किसी बिल्कुल। और के पास चला जाएगा। और जैसे हमने अभी लास्ट ईयर देखा था, चाइना ने सब ऑयल स्टेट्स के हेड को बुलाया था और उन्होंने चाइनीज करेंसी में ऑयल ट्रेडिंग चालू किया। तो दैट वाज लाइक seen as a landmark event as the end of petrodollar. So similarly, other goods and services also will start moving away from dollar. डेफिनेटली। तो बाकी ये पेट्रो डॉलर कह रहे हैं कि जो करेंसी पेट्रो डॉलर थी, चाइना ने बड़ा स्टेप लिया और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल प्रोड्यूसर्स को बोला कि आप अपना अपना ऑयल लिस्ट करवाएं और युआन में ट्रेड करें। तो ये बहुत बड़ा झटका था यूएस के लिए। कुछ इंडिया ने भी वैसे ही किया देवव्रत, यूएई के साथ, रशिया के साथ। हम भी रुपये में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली चाइना जैसा वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत है जो बता रहा है डॉलर कुछ पेट्रोलियम पे जो उसकी पकड़ थी, क्रूड पे पकड़ थी, वो कमजोर हो रहा है। बाकी अगर आपको पेट्रो डॉलर में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है इस पे, कैसे पेट्रो डॉलर क्यों बना आखिरकार, क्या फ्यूचर है। तो आपको आई बटन ऊपर में दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। तो देवव्रत, ये तो आपने बता दिया कि आखिरकार डाउनफॉल ऑफ डॉलर तो चलिए हो रहा है। तो अब सवाल यहां पर उठता है कि भाई किस स्पीड में डी डॉलराइजेशन होने वाला है। क्या ये तुरंत हो जाएगा, क्या ये धीरे धीरे होगा? अलग अलग बातें इस पर भी निकल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे ये है कि अभी जो वर्ल्ड है ना, इट्स वेरी इंटरकनेक्टेड, कि हमारे बैंकिंग सिस्टम सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। और सारे सिस्टम मतलब कि लोगों का जो आना जाना है और इमिग्रेशन वगैरह, टूरिज्म एक्सेट्रा, इसकी वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जो आज से 100 साल पहले जो भी मूवमेंट था ऑफ गुड्स, सर्विसेज और पीपल, वो बहुत बढ़ गया है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। तो इसमें जैसे हम ये चार्ट में देख सकते हैं कि यूएस डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है, तो अभी जो हम ये ट्रेड वगैरह की जो बात कर रहे हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, कि जैसे पेट्रोलियम है या कुछ भी प्रोडक्ट है जो दो कंट्रीज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो यूएस डॉलर में करते हैं। तो अभी इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हम्म। उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप अपनी करेंसी में करें, आप बार्टर करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू यूज सम अदर मीडियम। एंड उसका ऑफ कोर्स यूएस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही इफ पीपल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ डॉलर। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पैक्ट आएगा और कब आएगा।
तो इसमें जो है कि आप देखें वर्ल्ड ट्रेड में जो करेंसी यूज हो रही है, दैट इज अराउंड 40-45 ट्रिलियन डॉलर्स। उसमें भी 50% जो है वो यूएस डॉलर में है। और वो भी आप मान लें कि 50% हो जाता है, तो अराउंड 10-11 ट्रिलियन का इम्पैक्ट है। बट अगेंस्ट, अगर आप दूसरी ये जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनका वॉल्यूम देखें, जैसे फॉरेक्स मार्केट है, उसका वॉल्यूम है 1900 ट्रिलियन डॉलर्स। तो वो सब तो उसमें यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन 60% है, बाकी सब करेंसीज का 40% है। तो अगर ये आपने 10 ट्रिलियन कम भी कर दिया, विच इज वेरी एम्बिशियस कि आप एक साल में उतना कर पाओगे, तो भी आपका जो यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो नहीं जाएगा। जो आपका डेट है, इंटरनेशनल डेट, उसमें भी 50% इज इन डॉलर। तो ऑल दीज थिंग्स विल ऑल्सो चेंज, बट दे विल चेंज ग्रेजुअली। आई एम नॉट, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि ये इमीडिएट हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें हम एज देख रहे हैं एज यूएस डॉलर डोमिनेंस। बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये फॉरेक्स ट्रेड आज जो आदमी कर रहा है वो इंडियन भी हो सकता है, वो यूएस डॉलर में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप कल को ऐसा कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं कि वो बंद कर दें उसको, तो उसका लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट होगा। तो जब भी ये होगा तो कंट्रीज वांट टू डू इट ग्रेजुअली, और दे वांट टू मेक श्योर कि वो स्मूथ हो। कि अगर आप आज कर रहे हैं तो एक ऑल्टरनेटिव दें लोगों को कि आप सिर्फ यूएस में मत करिए, यूएस डॉलर में आप दूसरे करेंसीज में भी करिए ट्रेड। तो दैट वे इट विल बी स्मूथ एंड यू कैन प्लान बेटर। तो आई थिंक दैट इज व्हाट शुड बी डन। बट अगर कुछ ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाते हैं कि जैसे वॉर हो गया ताइवान में, अभी इजराइल गाजा का वॉर चल रहा है, इफ दैट वर्स गेट्स वर्स एंड वो दूसरे कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस टाइप का कोई इवेंट होता है, तो दी ऑल दीज थिंग्स कैन गेट एक्सेलरेटेड एंड दे विल क्रिएट मेजर डिस्रप्शन। वेरी ट्रू। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मतलब वो ग्रेजुअली इट विल कीप हैपनिंग एंड वी वोंट इवन रियलाइज। राइट। राइट। तो देवव्रत, जैसा आप यहाँ पे चार्ट में बता रहे हैं कि भाई जो ग्लोबल जीडीपी अगर 100 ट्रिलियन का है करीबन करीब, तो उसमें यूएस का शेयर है, ये परसेंट टर्म्स में है। जो हाँ। हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दूं, ये परसेंट टर्म्स में यूएस का कितना शेयर है वो दिख रहा है, जो कि काफी कम है। तो वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम तुलना करें, कैपिटल मार्केट्स में जो ट्रेड हो रहा है उसकी तुलना में वर्ल्ड ट्रेड बहुत मिनिस्कल अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो वर्ल्ड ट्रेड भले डी डॉलराइज हो रहा हो, लेकिन कैपिटल मार्केट्स में डी डॉलराइजेशन अभी उस गति से हमें नहीं दिख रहा। शायद यही इन शॉर्ट टोटल नंबर्स हमें जो बता रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जैसा देवव्रत हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि डी डॉलराइजेशन यदि जंग हो गई तो तेज हो जाएगा, अदरवाइज ग्रेजुअली एंड स्टेबल तरीके से होता रहेगा। तो देवव्रत, यहाँ पर बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं कि आखिरकार ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ जाएगा, चलिए मानते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें डॉलर थोड़ा बैक सीट लेगा, तो ये कैसे अलग होगा अब तक की जो दुनिया रही है उससे? ये कैसे अलग होगा? इसमें क्या सेंटर पे होने वाला है? गोल्ड होगा? क्या होगा जो सेंटर पे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करेगा? तो इस पर क्या कहना है? तो अभी अगर देखें मेजर कंट्रीज के जो पॉलिसी है, एक्सेप्ट यूएस, अगर हम बात करें तो रशिया है, इंडिया है, चाइना है, तो ये सब कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। दैट इज दिख रहा है उनके एक्शन से। और दूसरा है ऑफ कोर्स वो अपनी करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, बट उसका जो एक्चुअल आउटकम है वो ये होगा कि भाई यूएस डॉलर का जो इम्पैक्ट था जिसकी वजह से यूएस कुड इन्फ्लुएंस एनी कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट, वो कहीं ना कहीं उनको कम करना पड़ेगा।
लाइक नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स। तो अगर आप ये मैप देखें तो ये मैप है यूएस के मिलिट्री बेसिस का अराउंड द वर्ल्ड। राइट। तो इट्स क्लियर कि वो हर जगह वो नजर रख रहे हैं, हर जगह पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड इट इज लाइक नोबडी कैन चैलेंज दैट राइट नाउ। बट ओवर द years as de-dollarization progresses, what will happen is कि उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है they will have to reduce because they will have other avenues where they need to spend the money, and eventually they will have to decide कि भाई अभी उनको अपना कंट्रोल है वो कहाँ पे गिव अप करना है और क्या रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% वो चला जाएगा, बट वो कम होगा। और होगा क्या कि भाई उधर कुछ नए पावर सेंटर्स इमर्ज होंगे, जैसे सब कॉन्टिनेंट में अभी तक क्या है कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के कोई भी इश्यू होते हैं तो उसमें हमेशा यूएस विल बी लाइक मीडिएटर, या मीडिएटर तो क्या वो ऊपर से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने फेवरेबल आउटकम्स लाते हैं। हम्म। बट अब क्या होगा कि अगर इंडिया नहीं मान रहा है तो देर इज नॉट मच दैट दे कैन डू बिल्कुल इन द देवराज, जैसा फ्यूचर। आप कह रहे हैं कि आज के टाइम में भी आप जितने भी वॉर देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, यूएस एक प्लेयर है। इसराइल हमास के बीच में गाजा में हो रहा है, यूएस एक प्लेयर है। वैसे ही चाइना ताइवान में होने वाला है, यूएस एक प्लेयर है। तो दुनिया में जहां भी फ्लैश पॉइंट्स हैं उसमें यूएस एक प्लेयर है। जो कि आप बताना चाह रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे थे कुछ इसी पे। तो मैं बस हाँ, ऑडियंस को एग्जांपल से यही समझा रहा था जो आप कह तो रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से अभी जो नए पावर्स हैं वो सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं रहेंगे, वो भी अपने रीजनल या जो भी उनका स्फीयर है ऑफ इंटरेस्ट उसमें वो अपना वो कंट्रोल चाहेंगे। तो इससे फ्लैश पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं, बट इट विल नॉट बी वन साइडेड। लाइक जैसे हमने देखा अफगानिस्तान में जो हुआ या इराक में जो हुआ, लाइक नोबडी वाज देयर टू सेव देम। हम्म। एक बार यूएस ने बोला कि ये करना है तो फिर इट वाज लाइक जस्ट के आप पनिशमेंट लिए जा रहे हो, कितने साल तक यूएस डिसाइड करेगा कि उधर प्रेसिडेंट चेंज होगा तब यहाँ पे कुछ चेंज होगा। तो विच इज इन इट्स वेरी इंसल्टिंग कि अगर कोई कंट्री है कि भाई कोई दूसरा जो है वो कंट्रोल कर रहा है, बट देर वॉज नॉट एनीथिंग दैट दे कैन डू। अब क्या है कि अगर मल्टीपल पावर्स होंगे तो आप अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं। तो इट्स ओनली अ गुड थिंग दैट अदर पीपल विल हैव मोर ऑटोनॉमी। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बात कही थी, आंख झुका के नहीं, आंख दिखा के नहीं, आंख मिला के बात करने का समय है। तो कुछ वैसे ही सारे देश उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जहां आंख झुका नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन मिला के बात करेंगे। तो यूएस का कंट्रोल कुछ कम हो रहा है। जैसा आपने वो बताया, ये नंबर से भी सब्सटैंशिएट हो रहा है। यूएस की जो डेट है, कल या परसों न्यू ईयर के साथ उनका डेट 34 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है। और जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, यानी जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, वो करीबन करीब 880 890 बिलियन है, जो उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर से भी अधिक है। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर से अधिक आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों ही कम करने का समय आ चुका है, जो बता रहा है कि यूएस फंसा हुआ है, नो डाउट उलझा हुआ है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देवव्रत, आप जैसा कह रहे हैं, इट विल बी मोर जस्ट, मोर मतलब प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां पे चीजों का। तो यहाँ पे देवव्रत एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कैसे नंबर्स में बदलाव आया है, कैसे गोल्ड जो एक उभर के सामने आ रहा है। तो अक्सर जंग के समय गोल्ड लोग बढ़ाते हैं। तो क्या ये टेम्पररी फिनोमिना जो हमें दिख रहा है, या फिर ये लॉन्ग टर्म है जो हमको दिखने वाला है, अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सेंट्रल फीचर होने वाला है? इसमें आई थिंक एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट टू आंसर इन यस और नो कि ये क्या होगा। बट
व्हाट आई एम सीइंग इज के गोल्ड की तरफ इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज इट इज द सेकंड मोस्ट रिलायबल आफ्टर डॉलर, कि अगर आप अपनी ट्रेजरी डॉलर में है उसको आप निकाल रहे हैं तो आपको कुछ तो उससे खरीदना पड़ेगा ना। तो आप उसको गोल्ड पे जा रहे हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज पे भी आपको अभी भरोसा नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल दीज थिंग्स विल मैच्योर, कि भाई पीपल विल फिगर आउट के कहाँ पे हमको कितना एलोकेशन करना है और कितना हमारा गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। बट इन अ वे वन थिंग इज you are doing trade and you are using currency as a tool, right? कि आप सिर्फ गुड्स और सर्विस की एक्सचेंज के लिए आप कर रहे हैं, और दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये दो अलग चीजें हैं कि गोल्ड को आप एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। बट आप उसको एज अ इकोनॉमिक टूल या बैकिंग यूज कर सकते हैं, जो सेफ। पहले होता था। तो वो डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट पुतिन हैज सेड मल्टीपल टाइम्स कि भाई वो होना चाहिए। और बाकी भी वर्ल्ड लीडर्स ने ये इंडिकेशन दिया है कि दे आर मोर कंफर्टेबल विथ द गोल्ड स्टैंडर्ड। और उसका भी रीजन है कि अभी का जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, नॉट जस्ट इन यूएस। जैसे आपने यूएस के डेट की बात की अभी, तो वैसे वो यूएस का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है जो डेट डेट का इशू है। तो और उसका एक आउटकम इन्फ्लेशन भी है जो कॉमन मैन को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि इवेंचुअली जो भी हाई लेवल पे हो रहा है, पॉलिसी लेवल पे या इंटर कंट्री लेवल पे, वो उसका आउटकम तो आपको और हम सबको इम्पैक्ट करेगा ही। तो इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस राइट नाउ, जिसकी वजह देवव्रत, से। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज 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 कंटिन्यू। हाँ, हम्म। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या हम चेंजेस लाएंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में एज अ वर्ल्ड, ये नॉट सम पर्टिकुलर कंट्री। तो दिस गोइंग बैक टू द गोल्ड स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, नॉट लाइक इट्स नॉट द सॉल्यूशन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो डॉलर वॉज गोल्ड बैक्ड, फिर दुनिया के साथ निक्सन शॉक होता है, वो एक फ्रॉड हो जाता है। जब उसी के फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं जो जाते हैं कि भाई डॉलर लो गोल्ड दो, और अचानक से निक्सन भैया बोल देते हैं यूके को कि यार ये सब नहीं होगा, सिस्टम बंद, डॉलर भी कचरा है, गोल्ड तो हम कतई नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक नंबर्स अगर देखें तो आप देख सकते हैं 2008 में पहली बार फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिसमें पहली बार यूएस की इकॉनमी से लोगों का भरोसा कुछ भंग, जो मोह था वो मोह भंग होना शुरू होता है। तब तक अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, सेंट्रल बैंक्स यानी जैसे भारत का आरबीआई है, यूएस का फेड रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो ये सभी के सभी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड नेट निकाल रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन पहला फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उसके साथ नंबर्स बदलने लगते हैं। और 2021-22 में आप देखें तो रशिया को किस प्रकार से उसके एसेट्स को जो कि डॉलर बैग्ड थे, उसको उन लोगों ने बंद करवा दिया, कहा कि भाई तुम्हें वापस लेने नहीं देंगे। तो दुनिया को बिल्कुल भरोसा ही टूट जाता है डॉलर से, कि डॉलर कभी भी फ्रीज हो सकता है, डॉलर कभी भी बंद हो सकता है। तो आप क्यों डॉलर जमा करें, आप गोल्ड की तरफ मूव करें, क्योंकि डॉलर डेफिनेटली इट इज, अगर गोल्ड की बात करें, इट इज डेफिनेटली नॉट एज लिक्विड एज डॉलर, लेकिन सेफ्टी के मार्जिन में तो बहुत ज्यादा सेफ है। आदम आदम काल, खैर कहना गलत होगा, लेकिन हाँ आदम शब्द मैं प्रयोग नहीं करता क्योंकि इसका थोड़ा थियोलॉजिकल कंटेक्स्ट हो जाता है, अक्सर लोग कमेंट करते हैं। तो ठीक है, लेकिन काफी पहले अगर आप पुरातन काल से ही देखें तो गोल्ड पे भरोसा रहा है, सनातन फिलॉसफी में भी गोल्ड का एक सेंट्रल भरोसा रहा है। तो वो अब वापस हमको आता हुआ दिख रहा है। तो देवव्रत यहाँ पे हमको ये बताएं कैसे गोल्ड इकोनॉमी को मजबूत करने वाला है। इसमें द गोल्ड इज जस्ट अ मीडियम, बट द मेन जो थियरी है वो कि भाई आप अगर कुछ करेंसी दे रहे हो, इट शुड बी बैक्ड बाय समथिंग वैल्यूएबल।
विच इज वैल्यूड बाय एवरीवन। कि ऐसा नहीं है कि आपने मोनोपोली के जो पैसे है उसकी तरह आपने छाप के सब में बांट दिए और फिर बोला इससे आप चीजें ले लो। तो जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड, वो भी ऐसा नहीं था कि एकदम से बन गया था, तो सालों से प्रोसेस चल रही थी। पहले कॉइन्स होते थे, फिर वो सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि इट्स इजियर टू ट्रांजैक्ट इन पेपर मनी एक्सेप्ट। अब आजकल तो डिजिटल हो गया है मनी। बट हुआ क्या कि जैसे ही आप वो बैक गोल्ड के उससे गए तो इन्फ्लेशन का इश्यू आने लगा। जैसे ये जो चार्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक टोमेटो सूप का जो प्राइस है वो दिखाया है 1900 से लेकर 1970 तक, कि वो रियल उसका प्राइस क्या था जब आप बाय करने जाओ। और 1970 में कुछ चेंज हुआ जो आपने बताया। और निक्सन उसके कब? बाद आप उसके बाद आप देखिए उसका प्राइस क्या हुआ। तो बढ़ता गया 2023 तक तो जो $0.1 का था देवव्रत, ये बता रहे हैं कि ये करीबन $1.25 हो गया है। 1.25 से $1.4 तक पहुंच गया है। और ये पिछले कुछ दिनों में तो बहुत तेज भागा है। जी, तो ये एक एग्जांपल है टू सी के टोमेटो सूप वही है, बट अभी आपको वो लेने के लिए यू हैव टू पे 10x 20x मोर देन व्हाट यू आर पे। और पहले वो स्टेबल रह रहा था। तो अब ये इसमें दूसरी साइड ये है कि अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ओवरऑल पहले स्लो थी टिल दैट टाइम। बट ऐसा नहीं था कि ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो स्टैंडर्ड था इट वाज सेविंग पीपल फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो वो एक उसका एडवांटेज है। तो अभी जो इन्फ्लेशन का इश्यू है उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो गोल्ड कैन बी वन ऑफ द टूल्स। कि गोल्ड स्टैंडर्ड को अगर आप कहीं थोड़ा 50% भी ला दें तो कि जो ग्लोबली पहले था। सारे सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड बढ़ा रहे हैं और इंडिया भी वही कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया का जो गोल्ड का आंकड़ा है 800 टन पार कर चुका है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी कंट्रीज भी आप देखें, जापान 850 बिलियन, 850 टन का गोल्ड है उनके पास। चाइना के पास तो 2000 टन से अधिक गोल्ड हो चुका है। तो गोल्ड पे भरोसा बढ़ा है। तो ये घाना का क्या एग्जाम्पल है देवव्रत? घाना का क्या बता रहे हैं, क्या हुआ है, गोल्ड की क्या कहानी है यहाँ पे? हाँ, तो जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन इज लाइक अ ग्लोबल फिनोमेनन के हम देख रहे हैं बहुत कंट्रीज में। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है अभी सेंट्रल बैंक्स की उसमें क्या है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट है आपके पास एक टूल कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। बट एक लेवल के बाद वो अगर बढ़ने लगे इन्फ्लेशन तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपकी करेंसी फिर रोज डीवैल्यू होती जाती है, जो हमने जिम्बाब्वे में देखा है और बाकी काफी कंट्रीज। तो घाना ऑल्सो इज नॉट एट जिम्बाब्वे लेवल, बट उधर भी वो 100% के ऊपर इन्फ्लेशन जा चुका था अभी रिसेंटली। तो उन्होंने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया कि उन्होंने ऑयल, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो उसने गोल्ड के बदले ऑयल बेचना चालू किया रादर देन सेलिंग इट इन यूएस डॉलर्स। एंड दे वर एबल टू रिड्यूस देयर इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली। ऐसा नहीं था कि वो मतलब नॉर्मल लेवल पे आ गया, बट इट रीच्ड अराउंड 40% फ्रॉम वेयर इट वाज इन 100% के ऊपर था वहां से। तो गोल्ड भी एक टूल हो सकता है। इन अ वे माय पॉइंट इज कि अगर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो इट गिव्स मोर ऑप्शंस टू सेंट्रल बैंक्स के भाई आप क्या क्या कर सकते हैं टू कंट्रोल दीज थिंग्स एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर इकोनॉमी फ्रॉम। या गोल्ड इज अ टूल जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं इस प्रकार के ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल एक्सटर्नल शॉक से बच सकते हैं। इट्स अ वेरी पोटेंट टूल। तो यहाँ पर एक ग्लोबल शॉक्स की जब बात कर रहे हैं तो यूएस इंटरेस्ट रेट जिस प्रकार से बढ़ा है, तो जितने भी दुनिया थी जिन्होंने डॉलर में लोन लिया था,
उनके लिए तो बड़ा शौक आया है ये, इस प्रकार से अचानक उनका अगर इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से बढ़ जाएंगे तो उसके लिए तो बड़ी समस्या है। तो क्या ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है इस बढ़े हुए यूएस इंटरेस्ट रेट का, देवव्रत ये समझाएं हमें। हाँ, तो जैसे ये आई थिंक लास्ट वीडियो में भी थोड़ा मैंने इस पे बोला था, बट अभी इसमें अगर डिटेल में जाए तो क्या है कि ये ट्रेड में डी डॉलराइजेशन ईजी है, बट एक्चुअली जब आप करने जाएंगे तो डी डॉलराइजेशन करने के लिए आपको डेट आपका जो है वो भी आपको डॉलर में से हटाना है। बट अभी फैक्ट ये है कि जैसे हमने वो पहले चार्ट में देखा था कि जो कैपिटल मार्केट्स है, डेट मार्केट्स है, उसमें जो बहुत बड़े हैं ट्रेड से, उसमें डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आज ये भी डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी डेट भी डॉलर से हटा दूंगा, तो मेरे को वो पे तो उसको डॉलर में करना है। तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि यूएस डॉलर विल गो अप हम्म। बिकॉज पीपल वांट टू डी डॉलराइज, दे विल आल्सो डी डॉलराइज देयर डेट, एंड फॉर दैट दे विल नीड डॉलर्स। तो ये एक उसका एडवर्स इफेक्ट है। और उसका मतलब ज्यादा ये नहीं होगा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, बट एक्चुअल में होगा क्या कि जो कंट्रीज है जिन्होंने डेट ले रखा है डॉलर में, उनका डेट सर्विस बहुत बढ़ जाएगा। बेसिकली अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोले कि अगर आपने घर के लिए लोन लिया है, ठीक है, आपने अगर आपका 10,000 ईएमआई आ रहा था महीने का, बट अभी इंटरेस्ट रेट यूएस का जो है वो 2% से 5% हो गया, तो अभी आपका हर महीने 10,000 नहीं 15,000। सही बात है, सही बात है। तो अगर आप कंट्री लेवल पे देखें तो जो ये आंकड़े हैं कि 2008 के बाद 1.3 ट्रिलियन से 3.6 ट्रिलियन हो गया है इमर्जिंग इकोनॉमीज में डेट, जो डॉलर में है। तो अगर जो ये 3.6 ट्रिलियन, विच इज अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी ऑफ दीज कंट्रीज, तो अगर आप सोचे कि आपने जो भी अपने बजट में एलोकेट किया होगा 100 फॉर डेट सर्विसेज, बट एक्चुअली आपको अभी 150 पे करना है, जो 2022 में ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% से 5% ले गए हैं विद इन 8 मंथ्स। तो राइट। ये सबको इम्पैक्ट करेगा कि जो पैसे आप अपने डेवलपमेंट के लिए कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते थे, उसमें से आपको निकाल के आपको अपना डेट भरना पड़ेगा। और राइट। कई कंट्रीज तो नहीं भर पाएंगे, तो उसकी वजह से आप देखो कि मतलब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 500 बिलियन टू 800 बिलियन का तो बैड डेट भी होने वाला है। और इससे काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इम्पैक्ट होंगे कि जिन्होंने वो डेट दे रखा है, अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाए तो मतलब उनको बेल आउट भी कर सकते हैं फेड वाले, बट इट इट विल इम्पैक्ट द कंट्री। जैसे पाकिस्तान इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। राइट। उनका जो डेट है वो इतना बढ़ गया है, उनका डेट पेमेंट अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दे दे एक्चुअली नीड टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक वो नहीं कर पाएंगे तो दे विल बी ट्रैप्ड इन दैट फॉर एवर। तो देवव्रत जैसा आप बता रहे थे कि पाकिस्तान इसी प्रकार से बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के शिकार में वो फंसा हुआ है, और कुछ ऐसे ही हमने श्रीलंका के साथ भी होता हुआ देखा है। और खैर श्रीलंका के साथ अन्य भी कारण रहे थे। लेकिन इस प्रकार की चीजें बढ़ने वाली हैं हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए समस्या तो आएगी। तो देवव्रत अब हमें बताएं जरा कि आखिरकार ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, क्या ये दुनिया के लिए बेहतर होगा या फिर वही पुरानी समस्या वापस से हमें 21वीं सदी में भी देखने मिलेंगी। नहीं, ये इसको देखने के दो तरीके हैं कि हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगी, बट ओवरऑल अगर देखें तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन आई थिंक। कि ज़्यादा लोगों की जो आवाज़ है वो सुनी जाएगी, प्रॉब्लम्स
है वो सॉल्व होंगे, और जो इनइक्वालिटी है वर्ल्ड में वो कम होगी। बट इसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा कुछ लोगों पे, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर, मोर इक्वल वर्ल्ड। और अगर डेटा के टर्म्स में हम ये देखना चाहें तो ये जो चार्ट है उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये दिखता है, ये डिफरेंस, कि जो येलो में है जो वेल्थ वो कहाँ पे है, और जो ब्लू में है पॉपुलेशन वो कहाँ पे है। तो ये जो इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं ठीक करना है, उसको ज़्यादा इक्वल करना है। और इसको मतलब प्योरली कंट्री में भी इनइक्वालिटी होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट अगर वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे हम देखें तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वर्ल्ड की, जो वेस्ट की तरफ रही है, इट इज स्लोली एंड नाउ फास्टली, एक्चुअली पहले स्लोली बट नाउ इट्स मूविंग फास्ट टुवर्ड्स ईस्ट। तो विच इज इन जनरल गुड थिंग, एंड इट ओनली मीन्स के in the future more people will be prosperous and more people will have access to good water, good infrastructure, etc. डेफिनेटली डेफिनेटली देवरत। तो ये काफी आई ओपनिंग डिस्कशन रहा आपके साथ, काफी ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बहुत सारी चीजों पर चर्चा की आज, जिसमें इन शॉर्ट डी डॉलराइजेशन हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए ये फायदे का सौदा है, जिसमें वो गरीबी से उसके निकलने की जो संभावना है वो अधिक बढ़ती है, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर वेस्ट से, जहां पॉपुलेशन है, वहीं पर केंद्रित हो जाए तो दिस इज अ बेनिफिशियल प्रपोजल। तो इस तरफ उम्मीद करते हैं दुनिया भी आगे बढ़े, और आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से, जो हमारे दर्शक हैं, जुड़ते रहें, और देवव्रत भी हमारे साथ रेगुलरली आते रहेंगे इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जो हमें डीप डाइव कर सकता है किसी भी इकोनॉमिक टॉपिक्स पे, इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स पे। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देवव्रत, एंडिंग कमेंट्स आपके ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना यही है कि बहुत मज़ा आया इसमें डिस्कशन में, हर बार की तरह। तो आई एम looking forward to having more discussions, and my request to the audience to share this video and subscribe to the channel and like this video. And hopefully the next time I am here again we will have a bigger audience. So डेफिनेटली डेफिनेटली, तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा भाई, देख क्या रहे हैं, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं। यहाँ पे आपको देवव्रत के साथ मैंने और भी हमारे जो पॉडकास्ट हुए हैं वो आपको लिंक दिख रहा होगा, तो उस पर भी आप जरूर जाएं, उसको भी जरूर देखें जाके। बहुत कुछ आपको देखने, जानने, समझने मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में। एक्सपर्ट हैं, तो इनके बारे में, इनसे जो ज्ञान निकलता है वो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच देवव्रत, थैंक यू एवरीवन, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमारी वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।